नमस्कार। आज हम देखेंगे कंपनी के शासन को मजबूत करने वाले दो ऐसे कानून जिन्होंने भारत में कंपनी की जड़ों को अच्छे से टिकने के लिए वहां पर पूरा मौका दिया। दो कानून है, चार्टर एक्ट 1793 का, चार्टर एक्ट 1813 का। तो दोनों एक्ट में देखेंगे किस तरीके से एक एक्ट ने एक तरफ ईसाई मिशनरियों के लिए मौका दिया, एक तरीके से जो कंपनी का एकाधिकार था उस पर लगाम लगाने की कोशिश की, कितनी की, क्या की, उसे देखते हैं। और एक एक्ट है वो दिखाएगा किस तरीके से गवर्नर जनरल की जो पावर है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, उसको कैसे मुंबई और मद्रास के ऊपर और उस पर कंट्रोल किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट से ही वो शुरू हो गया था, जो हमने पिछले अपने वीडियो में समझा है वहाँ पर। तो अब चलते हैं चार्टर एक्ट 1793 की तरफ। और अब 1793 पे बढ़ने की पहले हमें इतिहास में हमेशा इस बात पर नज़र रखनी चाहिए कि और क्या वहाँ पर हो रहा था, क्योंकि वही सारी चीज़ें होती हैं जो उसको इफ़ेक्ट करती हैं। तो कॉज जो पिछले फैक्टर होते हैं वो होता है, और इफ़ेक्ट आता है जो ये एक्ट के रूप में हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहली बात, एक तो जो जब ये एक्ट पास होता है तो जो गवर्नर जनरल बंगाल थे वो थे जॉन शोर। लेकिन उससे पहले दो ऐसी चीज़ें हो चुकी थी। एक तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हो चुकी थी। तीसरे एंगल मैसूर युद्ध के बाद बहुत सारी टेरिटरी जो थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को वहाँ पर मिल जाती है। तो टीपू सुल्तान कमज़ोर हो चुके थे, रेवेन्यू का वहाँ पर कंपनी के पास एक मौका मिल गया था, टेरिटरी बढ़ गई थी, पावरफुल हो रही थी। वहीं पर दूसरी चीज़ कंपनी ने की, बंगाल में 1793 में परमानेंट सेटलमेंट जिसे कहा जाता है, स्थायी बंदोबस्त, वो कर दिया था और वहाँ पर रेवेन्यू को अपने सिक्योर कर लिया था। तो टेरिटरी बढ़ रही थी, रेवेन्यू सिक्योर हो रहा था। तो इसलिए जो 1793 का चार्टर एक्ट है उसकी जो भाषा है पिछले वाले एक्ट से चेंज होती चली गई। तो यहाँ पर पहली बार कंपनी के लिए कहा गया कि आपका जो एकाधिकार है, जो पूर्व के साथ व्यापार का, वो 20 सालों के लिए बढ़ाया जाता है। और जो वहाँ पर टेरिटरी है भारत में जिस पर आप राज कर रहे हो, एडमिनिस्टर कर रहे हो उसको, वो आप क्राउन के नाम पर कर रहे हो, ये यहाँ पर क्लियरली अब मेंशन किया जाने लगा। और जो लिमिट थी वो 20 साल के लिए कर दी, यानी कि जो पहले नहीं कहा जा रहा था वो सब अब कहा जाने लग गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि टेरिटरी बढ़ रही है, हो सकता है कंपनी वहाँ पर कंट्रोल ना कर पाए। और भी बहुत सारे कारण थे। वहाँ पर अमेरिका से में पहले ही वो हार चुके थे, अमेरिका उनके हाथों से जा चुका था। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया था, लेकिन उसके जो इफेक्ट थे वो और वहाँ पर आ रहे थे। फ्रांस में रेवोल्यूशन हो चुकी थी। तो हर जगह पर यूरोप में एक अलग माहौल था। उस माहौल की यहाँ पर जो आँच ना आए, तो उन सब से बचने के लिए यहाँ पर इस एक्ट को किया गया, कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि टीपू सुल्तान की पूरी कोशिश थी कि जो नेपोलियन है उसे बुला लिया जाए और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया जाए। तो सबसे पहले चलते हैं जो गवर्नर जनरल बंगाल का था उसको क्या शक्तियाँ दी गई यहाँ पर। तो 1786 में जब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन के आता है तो उसने कहा था कि मुझे इतनी शक्ति दो कि ये जो काउंसिल है इसमें मैं वीटो कर सकूं जो ये कहेंगे। तो कहा गया कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी लो तो आप उनकी जो फैसला होगा उसको वीटो कर सकते हो। वो वीटो वाली शक्ति यहाँ पर गवर्नर जनरल बंगाल को परमानेंट दे दी गई, चाहे कोई भी आए वो इसको इस्तेमाल कर सकता था। एक तो यहाँ पर इसको शक्तिशाली बनाया गया। दूसरा, जो अगर गवर्नर जनरल बंगाल का बंगाल से बाहर जा रहा है तो वो अपनी जगह पर किसी को अपॉइंट कर सकता है, वाइस गवर्नर की तरह या वाइस प्रेसिडेंट की तरह, सिविलियन जो काउंसिल के मेंबर हैं उनमें से। तो यहाँ पर एक तरीके से उसको ऊपर करने की कोशिश की जा रही है। और पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया था गवर्नर जनरल बंगाल के पास जो बम्बई और मद्रास है उसके रेवेन्यू के वार रिलेटेड जो पॉलिसी मैटर है वो आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि अब वो अगर बम्बई और मद्रास जाएगा तो वो उनका सीनियर हो जाएगा, यानी कि वो सुपरसीड कर जाएगा अगर वो बम्बई और मद्रास में चला गया। तो एक ऑल इंडिया लुक देने की जो गवर्नर जनरल बंगाल है उसको यहाँ पर कोशिश दिखाई देती है। दूसरी बात, यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था उसके बारे में कहा गया, क्योंकि अब यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ गया है। जैसे हमने कहा कि परमानेंट सेटलमेंट होगी, रेवेन्यू बढ़ गया, तो उन्होंने कहा कि भैया पैसा आप, तो फिर हम क्यों पैसा दें आपका, तो आप पैसा दो। तो उन्होंने कहा कि अब जो वहाँ पर काम कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी लोग हैं उनकी जो सैलरी देनी है, मिलिट्री की सैलरी है, और जो वहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो वहाँ पर नुमाइंदे बैठे हैं इंग्लैंड में, उनको भी जो सैलरी देनी है वो सारी कहाँ से जाएगी, वो भारत से जाएगी। तो जो वहाँ पर सैलरी जा रही है खास करके बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, वो भारत से जाने का सिलसिला शुरू होता है और यही बाद में होम चार्जेस के रूप में विख्यात होता है और जाकर 1919 में इसे अबॉलिश किया जाता है। सोचिए 119 या 100 कम से कम 30 साल तक वहाँ बैठे अफसरों के पैसे जो भारत के लिए पॉलिसी बना रहे थे, हमारे फ़ायदे के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए, उनको पैसा भारत के रेवेन्यू से दिया जा रहा था। तो ये एक तरीके की लूट थी। तो ये वहाँ पर किया गया। दूसरा वहाँ पर किया गया कि जो
अफसर है कोई भी, वो भारत छोड़ के नहीं जा सकता। पहले लोग क्या करते थे, मनमर्जी है, घूमने जाने का मन हो रहा है, परिवार की याद आ रही है, तो बिना सीनियर अधिकारी को नहीं बताया अपना चले गए। अब कह दिया गया कि सीनियर अधिकारी से परमिशन लेकर ही भारत को छोड़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर प्रावधान किया गया कि जो सिविल अधिकारी हैं जिसकी नियुक्ति कह दिया गया था 1784 के बाद ही, कवेनेटेड सर्विस जिसको कही जाती थी, क्योंकि भारत में जो वैसे आ रहे थे इंग्लैंड से, जो बिना कोई बॉन्ड साइन किए हुए या भारत से नियुक्त किए जा रहे थे, वो उनके काम के नहीं थे। तो वहाँ पर एक प्रॉपर जो सिविल सर्विस की जो स्थापना है वहाँ पर शुरू होती है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो 500 पाउंड सालाना से ऊपर की पोस्ट है वो केवल कवेनेटेड अधिकारी करेंगे, और कवेनेटेड जो अधिकारी होगा वो केवल इंग्लिश होगा, बाहर से आएगा, यानी कि उससे नीचे के पदों के लिए ही केवल भारतीयों को यहाँ पर छूट दी गई। यानी कि भारतीयों का जो स्तर था वो धीरे धीरे उनकी नज़रों में गिरने लग गया। जिसे वो जीतने आए थे, जिनसे पैसा लेने आए थे, उन्हें ही अब वो अपने नीचे दिखाने लग जाते हैं। तो यही सारी बातें यहाँ पर हमने लिखी हुई हैं कि बिना छोड़े नहीं जा सकते। गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ नियुक्ति के लिए शाही फरमान वगैरह जारी किया गया, तो ये कोई बात नहीं, वो तो वही करते हैं। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को राजस्व से भुगतान होगा। कंपनी को सालाना 5 लाख पाउंड का भुगतान, तो कंपनी वहाँ भी पैसे देगी इंग्लैंड में, क्योंकि अब रेवेन्यू ज़्यादा हो गया, तो हर तरफ से कंपनी से पैसा ऐंठने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, किस तरीके से भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखने का यहाँ पर प्रयत्न शुरू किया जाता है। अब उसके बाद चढ़ते हैं 1813 में। 1813 आते आते देखिए फिर से 20 साल गुजर गए, और 20 साल उस समय में ऐसा हो रहा था कि जैसे रोज ही कोई ना कोई टेरिटरी को अंग्रेज जीतते जा रहे हैं। जब तक 1813 आता है तब तक पूरा भारत का भूगोल ही बदल गया था। दूसरा एंगल मराठा युद्ध हो चुका था, बसीन की संधि हो चुकी थी, मराठा कमज़ोर हो गए थे, सिंधिया कमज़ोर हो गए थे, होलकर कमज़ोर, भोसले कमज़ोर, गायकवाड़ कमज़ोर, तो जो एक बड़ी शक्ति थी वो कमज़ोर हो गई थी। टीपू सुल्तान 1799 में युद्ध हार चुके थे, मारे जा चुके थे, और वहाँ पर जो पहले जो वंश था उसकी स्थापना की जा चुकी थी, और वहाँ पर जो कंट्रोल था डायरेक्ट अंग्रेज़ों की कंपनी का हो गया था। 1803 में जो लॉर्ड लेक है वो वहाँ पर दिल्ली को जीत लेते हैं, और महाराज जो मुगल बादशाह थे पेंशनर बन के रह गए थे। तो देखिए सिचुएशन 1793 से 1813 आते आते कैसे बदल गई। यहाँ पर टेरिटरी पर उनका अधिकार बढ़ता गया, कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। उसी के साथ साथ देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर। कॉन्टिनेंटल सिस्टम, वहाँ पर तब तक फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेपोलियन खड़ा हो गया है। नेपोलियन ने कह दिया है कि जो सारा कमर्स है जो इंग्लैंड का, जिसके दम पर इंग्लैंड आज इतनी बड़ा अपने आप को साम्राज्यवादी देश बना रहा है, कह रहा है कि मैं फ्रांस को हरा दूंगा, उसे हम बता देंगे। तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम में नेपोलियन ने कह दिया कि भाई कोई भी शिप इंग्लैंड से व्यापार करने के लिए पूरे कंटिनेंट में नहीं उतरेगी कहीं भी, क्योंकि नेपोलियन का वहाँ पर अधिकार हो गया। तो उसने कहा यूरोप में कुछ आएगा ही नहीं। तो बिजनेस जो था कंपनी का बिल्कुल खराब हो रहा था। इसी संदर्भ में वहाँ पर सहायक संधि की शुरुआत होती है। तो सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है। तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम चल रहा था। उसी बीच में वहाँ पर फिलॉसफी में भी चेंज आ गया था। फिलॉसफी में चेंज आ गया था कि जो बिजनेस है वो फ्री होना चाहिए, बिजनेस पे किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। एडम स्मिथ थे, उनकी किताब थी वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन में लेसेज फेयर जो थ्योरी है, यानी कि मुक्त व्यापार होना चाहिए, उस पर बहुत बल दिया गया। और जब तक ये एक्ट बनने की बारी आई तब तक सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी थी। कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो उन्होंने किया था और जो लेसेज फेयर है उसकी वजह से इंग्लैंड में माहौल बदला कि भाई बिजनेस में थोड़ी सी छूट देनी पड़ेगी। और दूसरा कारण था भारत में जो टेरिटरी है वो बढ़ती चली जा रही थी। फिर से फैसला करता है इंग्लैंड कि अब 20 साल के लिए तुम्हें हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस को बढ़ाने का मौका दे रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटी का। तुम जो टेरिटरी तुम्हारे पोजेशन में है वो क्राउन के, उनके हेयर के, उनके सक्सेसर के नाम पर तुम रूल करोगे, तुम्हारा उसमें कुछ भी नहीं है। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही गई। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की वहाँ पर अबॉलिश कर दी गई। उनको कह दिया गया कि पूर्व के व्यापार पर तुम्हारा एकाधिकार बिल्कुल भी नहीं है। अब वहाँ पर कोई भी व्यापार करने जा सकता है, लेकिन उनकी मोनोपोली बनाई रखी गई चीन के साथ व्यापार के लिए। और चाय में व्यापार, चाय का व्यापार चाहे भारत से हो चाहे चीन से हो, उसमें मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। और जो चीन से वैसे व्यापार है उसमें मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। मोनोपोली का मतलब ये था कि अब कोई और भी आकर यहाँ पर व्यापार कर सकता था भारत में। फिर
भारत खुल गया। भारत खुलने का मतलब अब जिसका मन करेगा वो व्यापार करने आ सकता है, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं खुला है। अभी ये खुलेगा जाकर अगले एक्ट में, तो धीरे धीरे सारा कुछ चल रहा है। बल्कि 1793 में भी अगर बात करें तो 1793 के एक्ट में भी एक प्रोविज़न किया गया था, छोटा सा प्रोविज़न था कि अगर कंपनी चाहे तो किसी इंडिविजुअल को या कंपनी के किसी जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनको लाइसेंस दे सकता है कि वो प्राइवेट व्यापार कर ले। लेकिन वो भारत के अंदर था। भारत के बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला जो बिजनेस है, उस पर मोनोपोली कंपनी की थी। तो 1793 में भारत के अंदर व्यापार की छूट मिलती है। जो और दूसरे लोग थे, मर्चेंट थे, इंडिविजुअल थे, 1813 में वहाँ पर बाजार को खोल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद टेरिटरी बढ़ गई थी, जिस तरीके से हमने बात की। यहाँ पर जो ये डार्क वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये सारा यहाँ पर टेरिटरी बढ़ गई, यहाँ पर बढ़ गई, ये बढ़ गई। तो धीरे धीरे देखिए दिल्ली तक पहुँच गए। तो टेरिटरी बढ़ती जा रही है और भारत कमज़ोर होता जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए व्यापार का एकाधिकार अंत हमने समझ लिया क्या है। कंपनी की प्रशासनिक भूमिका, कंपनी की प्रशासनिक भूमिका में वही उनको कह दिया गया टेरिटरी पर तुम्हारा कंट्रोल नाम पर है। और उसके बाद कहा गया कि जो तुम अपने रेवेन्यू जो है उसमें जो कमर्शियल एक्टिविटी करते हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी करते हो, दोनों के जो खाते हैं अलग अलग रखो। हमें धोखा ना दो कि तुम कह दो कि ये कमर्शियल का उसमें से जोड़ दो, यानी कि जो रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है तुम कहीं कमर्शियल प्रॉफिट में ना दिखा दो। तो क्लियरली वहाँ पर अब डी लिंक किया जा रहा था जो कंपनी थी उसके व्यापार को और कंपनी के शासन को। उसके बाद अगर हम देखें तो धार्मिक प्रचार और शिक्षा, ये बात वही है। व्यापारिक अधिकार और भारत में प्रशासनिक कार्यों को पुनः परिभाषित, वो सारी बात हमने समझ ली। धार्मिक प्रचार और एजुकेशन में ईसाई मिशनरियों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1793 में भी जब एक्ट पास हो रहा था तो दो व्यक्ति, एक विलियम विल्बरफोर्स और दूसरे चार्ल्स ग्रांट, ये दो व्यक्ति 1793 में भी लगे हुए थे कि भारत में रिफॉर्म होना चाहिए, उनके अपने फ़ायदे के लिए, हमारे लिए नहीं। जो विल्बरफोर्स है ये कह रहे थे कि एजुकेशन, जो अंग्रेजी एजुकेशन है उसको बढ़ावा देना चाहिए। चार्ल्स ग्रांट कह रहे थे जो क्रिश्चियन मिशनरी है उनको जाने देना चाहिए। उनके लिए भी काफिर थे कि अब हमारा कब्जा होता जा रहा है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अपना करें। लेकिन तब इनकी बात सुनी नहीं गई। लेकिन समय बदल गया, 20 साल बदल गए, लेसेज फेयर का टाइम आ गया, मुक्त व्यापार हो गया, कॉन्टिनेंटल सिस्टम, टेरिटरी हाथ में आ गई है। तो अब दिमाग में थोड़ा बहम आने लग गया था कि अब हम कुछ हैं। तो इन्होंने कहा भाई ठीक है, ईसाई मिशनरी जा सकती है, वहाँ पर धर्म का प्रचार कर सकती है, लिमिटेड लेवल पर अलाउड। जो पहली बार किया गया, अगर कभी आ जाए कि तो 1813 में ईसाई मिशनरी को जाने दिया गया। लेकिन दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट जो एजुकेशन में हुआ, 1 लाख रुपए सालाना, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वहाँ पर उनको कहा गया कि तुम भारत को, कंपनी को दोगे 1 लाख रुपए सालाना। वो यूज़ करेंगे किस लिए? जो नेटिव पढ़े लिखे लोग हैं, यानी कि जो भारतीय हैं, उनको और पढ़ाने लिखाने के लिए, समझाने के लिए, मतलब भारत के लोगों को ये पढ़ाएंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि रिवाइवल के लिए, लिटरेचर के लिए, जो भारत का लिटरेचर है उसको रिवाइवल के लिए जो दब गया है, तो ये थोड़ी सी पॉजिटिव बात थी। तीसरा उन्होंने कहा कि साइंस को इंट्रोड्यूस करेंगे, साइंस भारत में थोड़ी कम हो गई है, इसको बढ़ावा देंगे। लेकिन फैसला इस बात पर नहीं हो पाया कि इस पैसे को खर्च कैसे करना है, इस पैसे में एजुकेशन कैसे देनी है, साइंस कैसे पढ़ानी है, किसको पढ़ाना है, किसको नहीं। और उसमें से एक भी रुपया 20 सालों तक यूज़ नहीं हुआ। तो इस तरीके से कंपनी का जो शासन था वो चलता था कि वो कभी फैसला भी नहीं कर पा रहे थे शुरुआती दौर में, और वहाँ से अलग अलग फैसले आते थे, नए नए एक्ट बनते थे। क्योंकि जैसे जैसे कंपनी ताकतवर हो रही थी वैसे वैसे वहाँ पर इंग्लैंड में फैसले बदलते जा रहे थे, फैसलों की जो परिभाषा थी वो बदलती जा रही थी। तो इसी संदर्भ को आगे रखते हुए अगले वीडियो में देखेंगे जो उसके बाद आने वाले एक्ट हैं जिनके कारण अंत में जाकर विद्रोह होता है 1857 का। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।